हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हमने स्टार्ट किया था एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश पीरियड और इसमें हमने 12th नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। आज हम 13th नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूंगी कि अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ज्योग्राफी का डिटेल वीडियो, जो कि बीपीएससी यूपीएससी के सारे ही प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट बीपीएससी का जो ऑप्शनल है ज्योग्राफी, वहाँ का जो क्वालिफाइंग पेपर है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपने अगर नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखें, बहुत अच्छे से कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी। साथ ही साथ मैं बोलूँगा वहाँ पे घटना चक्र के वीडियोस भी मैंने बनाए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए। घटना चक्र वीडियो बनाने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको क्वेश्चन आंसर का पता चलेगा, डिफरेंट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका आइडिया आपको लगेगा। और क्वेश्चन बनाने का फायदा तो आपको पता ही है, आपको पता चलता है कि हमें पढ़ना क्या है, एग्जाम रिलेवेंट कौन सा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट नहीं है। और अब हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी का एमसीक्यू सीरीज। उसमें हमने एंशिएंट और मेडिवल का जो चैप्टर है हिस्ट्री का वो हमने कंप्लीट कर लिया और काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए। एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही है, ये हमारे किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो और कोई भी अदर एग्जाम हो, क्योंकि ये ऑथेंटिक सोर्स होते हैं और इनके जो राइटर होते हैं वो काफ़ी रिनॉन्ड पर्सनैलिटीज़ होते हैं। तो ऑब्वियसली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी पढ़ने का फ़ायदा भी है, अगर आप एमसीक्यू से लगा के उसके बाद पढ़ते हैं तो आपको आइडिया लगेगा कि उसका कौन सा लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है, और ये हमें हेल्प करेगा टाइम को बचाने में। क्योंकि हम एनसीईआरटी अगर ऐसे पढ़ेंगे बिना अगर एमसीक्यू सीरीज लगाए हुए तो हम एनसीईआरटी को एज ए नॉवेल की तरह तो पढ़ लेंगे, पर हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, ये हमें पता नहीं चलेगा। एज ए नॉवेल हम पढ़ तो लेते हैं और 10 बार हम पढ़ लेते हैं। बहुत सारे मैं अपने फ्रेंड्स को जानती हूँ जो 10 बार तो पढ़ लेते हैं, बट कंसेप्ट की क्लैरिटी उतने अच्छे से नहीं होती है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है आप क्वेश्चन आंसर के थ्रू पढ़ें और उसके बाद बुक को जरूर पढ़ें। बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो चलिए बस स्टार्ट करते हैं 13th नंबर क्वेश्चन से। कंसिडर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट कोड। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। इट लेड टू क्रिएशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस इन इंडियन पेजेंट्री। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो पहला जो है वो बिल्कुल सही है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था डिफरेंट टाइप का लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है। हम देखेंगे आगे जाके कि परमानेंट सेटलमेंट है, रैयतवाड़ी सेटलमेंट भी स्टार्ट करते हैं वो, उसके बाद महलवाड़ी सेटलमेंट भी स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो यस, ये बिल्कुल सही है। इट लेड टू क्रिएशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस इन इंडियन पेजेंट्री, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इट लीड टू क्रिएशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस इन इंडियन पेजेंट्री, ये इसकी वजह से ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। दोनों ही इंडिविजुअली करेक्ट हैं, बट बी जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं देता है, यानी रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। इसलिए दोनों इंडिविजुअली तो करेक्ट है, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन पे। ब्रिटिश जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट टाइप का लैंड रेवेन्यू सिस्टम, और मेनली कॉलोनियल पीरियड में हम 3 टाइप का लैंड रेवेन्यू सिस्टम देखेंगे। एक परमानेंट सेटलमेंट, उसके बाद रैयतवाड़ी सेटलमेंट, उसके बाद है महलवाड़ी सिस्टम। और इनका मेजर एम क्या था, अपनी लैंड मतलब ऑब्वियसली वो जितना से जितना चाहते थे एक्सट्रैक्ट करना चाहते थे, रेवेन्यू को कलेक्ट करना चाहते थे, ठीक है। तो मेजर एम तो यही था, लेकिन वो कोई भी उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे विदाउट केयरिंग अबाउट द कंसिक्वेंसेस ऑन द कल्टिवेटर्स एंड पेजेंट्स, ठीक है। और ये क्या करता है, डिफरेंट कास्ट जनरेट कर देता है। जैसे जोतदार हमने देखा था, जोतदार कौन लोग होते हैं, रिच पीजेंट्स जो होते हैं। टेनेंट्स लैंडलेस फार्मर्स जमींदार क्रिएट कर देता है, ठीक है। 14th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Who devised the महलवाड़ी सिस्टम which came into effect in 1822? तो किसने डिवाइस किया था महलवाड़ी सिस्टम को, जो कि आया था 1822 में। तो ये जो महलवाड़ी सिस्टम जो है वो लाया गया था हॉट मैकेंजी की तरह, इन्होंने ही डिवाइस किया था 1822 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हमने देखा था 1793 में क्या स्टार्ट किया था, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और इसको रिव्यू किया गया था अंडर द लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि 1833 में किए थे। इस सिस्टम के अंतर्गत क्या गया, तो विलेज जो होता है, विलेज एक पूरे विलेज, महल का मतलब होता है एक मोहल्ला, एक टाइप का आप मान सकते हैं। महल का मतलब होता है एक मोहल्ला ही उसके लैंड रेवेन्यू सिस्टम में होता था। एक जो विलेज हेडमैन होता था वो उसके द्वारा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। ऑल्दो ये फिक्स नहीं होता था, आपको पता है कि जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था वो फिक्स्ड
लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, ठीक है। द पीजेंट्स वर ऑनर द लैंड एंड एवरी पीजेंट हैड टू गिव हिज शेयर ऑफ द रेवेन्यू। और इसमें जो था, जो पीजेंट्स थे वो क्या थे, ऑनर थे लैंड का, जबकि हमने देखा था परमानेंट सेटलमेंट में पीजेंट्स जो थे वो ऑनर नहीं हुआ करते थे। 15th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट महालवारी इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है महालवारी के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है, ये हमें बताना है। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वाज गिवन टू द विलेज हेडमैन। इसलिए तो इसका नाम पड़ा था ना महालवारी, मतलब विलेज हेडमैन, एक विलेज पूरे मोहल्ले का एक जो हेड होता था उसके द्वारा वो रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता था। बिल्कुल सही बात है ये। The estimated revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue। ये भी बिल्कुल सही बात है कि estimate लगाया जाता था सारे प्लॉट्स का, उसके बाद उसको ऐड करके रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता था। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि एक मोहल्ला होता था तो जितने सारे लैंड्स होते थे उनके एस्टिमेट लगाया जाता था कि किसका कितना होगा और उस आधार पे उसको कलेक्ट किया जाता था। द डिमांड ऑफ द रेवेन्यू वॉज परमानेंटली फिक्स। ऐसे तो हमने देखा ना, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा कि इनका जो रेवेन्यू सिस्टम था वो फिक्स्ड नहीं था। परमानेंट सेटलमेंट में फिक्स रेवेन्यू सिस्टम हुआ करता था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट फिक्स्ड नहीं था। एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। द रेवेन्यू सिस्टम वॉज रिवाइज्ड पीरियोडिकली। महालवारी सिस्टम में रेवेन्यू जो सिस्टम था, रेवेन्यू था, वो उसको पीरियोडिकली रिवाइज किया जाता था। महालवारी सिस्टम इज वन ऑफ द 3 मेजर लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ये हमने देखा है। कौन कौन से अदर 2 थे, एक था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, दूसरा था रैयतवारी सेटलमेंट सिस्टम। और इसमें जो लैंड्स होता था वो महल्स में डिवाइड होता था। और सारे जो महल होते थे, मतलब अगर महल्स जो मतलब क्या होता था, मोहल्ला एक टाइप को 1 विलेज और 2 विलेज को कंप्राइज करता था महल। और इसमें जो लैंड जो विलेज का हेड होता था उसके द्वारा लैंड्स को कलेक्ट किया जाता था। और इसमें जो पीजेंट्स होते थे वो ऑनर हुआ करते थे किसका, लैंड्स का, ठीक है। 16th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रैयतवारी सेटलमेंट इन द इंडिया। तो रैयतवारी सेटलमेंट से कौन एसोसिएटेड है? अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो, हॉट मैकेंजी एंड चार्ल्स कॉर्नवालिस। हम देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हॉट यहाँ पे 2, यहाँ पे आपका अलेक्जेंडर रीड और मुनरो दोनों ही होंगे, 1 और 3 वाला ऑप्शन होगा। हॉट मैकेंजी हमने भी जस्ट देखा, वो महलवारी सिस्टम को डिवाइस किए थे 1822 में, जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था, परमानेंट सेटलमेंट को स्टार्ट किया था। ये हमने देखा था। तो 1 और 3 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। और पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो है रैयत किसको बोलते हैं, रैयत एक्चुअली जो पीजेंट्स होते थे उनको बोलते थे। एक चीज ध्यान में रखेंगे, कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि पीजेंट्स और फार्मर्स जो होते हैं हम ऐसे इंटरचेंजली यूज करते रहते हैं कि पीजेंट और फार्मर दोनों सेम ही होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। फार्मर्स एक्चुअली कौन होते हैं, फार्मर्स ना बिग लैंड ओनर्स होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड ऑनरशिप होता है। और ये हमें इंडिया में कौन सा रीजन में देखने को मिल सकता है, मेनली जो ग्रीन रिवोल्यूशन का जो बेल्ट है, जहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था। आइडिया लग गया होगा आपको हम कहाँ की बात करें, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। यहाँ के जो फार्मर्स हैं वो बिग लैंड ऑनर है, और इसलिए उनको फार्मर, बाकी इंडिया में तो जिनके पास जो मार्जिनलाइज्ड फॉर्म स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको एक्चुअली पीजेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो एसोसिएटेड हैं किसके इंट्रोडक्शन से, रैयतवारी सेटलमेंट किया। और इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी में। रैयत का मतलब होता है पीजेंट्स, और इसमें जो होता है डायरेक्टली जो पीजेंट्स होते हैं उनसे रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता है। 17th नंबर क्वेश्चन देख लेते। और 17th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रैयतवारी सेटलमेंट इज आर करेक्ट। तो इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन वो करेक्ट है रिगार्डिंग द रैयतवारी सेटलमेंट। तो हमें बताना, इट रिकॉग्नाइज द कल्टिवेटर एज द ऑनर ऑफ द लैंड। रेवेन्यू ऑफिशियल फिक्स रेवेन्यू रेट टू हाई, इट वॉज इंट्रोड्यूस लेटर देन द परमानेंट सेटलमेंट। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला जो है वो बिल्कुल सही है कि इट रिकॉग्नाइज द कल्टिवेटर, जो कि जो पीजेंट होते थे उनको ही ऑनर ऑफ द लैंड्स होते थे, जो कल्टिवेटर्स होते हैं उनको ही ऑनर ऑफ द लैंड कहा जाता था, और उनसे ही डायरेक्टली जो है रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता था। बिल्कुल पहला नंबर हमारा सही है। रेवेन्यू ऑफिशियल फिक्स रेवेन्यू रेट
टू हाई, बिल्कुल करेक्ट बात है। ध्यान में रखेंगे रैयतवाड़ी सेटलमेंट जो था उसमें सबसे ज़्यादा जो है लैंड रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट किया जाता था, ये आपको ध्यान रखना है, अराउंड 50%, ठीक है। जबकि जो ये था 10/11 और 1/11 के पार्ट में बटा हुआ था किस में, परमानेंट सेटलमेंट में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इट वॉज इंट्रोड्यूस लेटर देन द परमानेंट सेटलमेंट, यस परमानेंट सेटलमेंट तो बहुत पहले ही इंट्रोड्यूस हो गया था, 1793 में ही इंट्रोड्यूस हो गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस से इनके इंट्रोड्यूस है। तो ऑब्वियसली तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट, क्योंकि स्टेटमेंट तीनों ही यहाँ पे करेक्ट है। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन पे। अंडर द रैयतवाड़ी सिस्टम लैंड रेवेन्यू वॉज पेड बाई फार्मर्स डायरेक्टली टू द स्टेट। लैंड रेवेन्यू सिस्टम में क्या हो जाता है कि लैंड रेवेन्यू जो है वो डायरेक्टली पेड किया जाता था किसके द्वारा, रैयत के द्वारा स्टेट को। और जो इंडिविजुअल कल्टीवेटर होते थे उनको क्या जाता था, रैयत कहा जाता था, और उनको फुल राइट्स होती थी रिगार्डिंग क्या, सेल के रिगार्डिंग, ट्रांसफर के रिगार्डिंग और लीजिंग ऑफ द लैंड्स के रिगार्डिंग। तो ध्यान में रखेंगे जो ऑनर होते थे, जो कल्टीवेटर होते थे, उनको रैयत कहा जाता था और उनको ही अथॉरिटी होती थी किस चीज़ की, सेल करने की, ट्रांसफर करने की और लीज करने की लैंड्स की, ठीक है। और जब तक उनको इविक्ट नहीं किया जाता था जब तक वो पे करते थे रेवेन्यू को, रेंज को, ठीक है। और रैयतवाड़ी सेटलमेंट में जो रेवेन्यू था वो 50% था, और जहाँ पे जो लैंड होती थी वो ड्राई होती थी। इरिगेटेड लैंड में 60% होता था, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया था 1820s के इसमें डिकेड में मद्रास ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में, किसके द्वारा, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो को द्वारा। 18th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। और मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। फीचर्स है और लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, हमें बताना है कौन किससे रिलेटेड है। लैंड अलॉटेड टू बिग फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स, land allotted to revenue farmers or rent collector, land allotted to each peasant with the right to sublet, mortgage, gift or sale. Land was divided into mahals, each mahal comprised one or more villages. जमींदारी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम और महलवारी सिस्टम, हमें बताना है कौन किससे जो है वो रिलेटेड है। तो महल से तो आपको समझ आ रहा होगा कि हम कहीं ना कहीं महलवारी सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिसमें जो लैंड होता था वो महल्स में डिवाइड हो जाता था। और महल्स क्या होता था, एक्चुअली वो कंप्राइज करता था वन और मोर विलेजेस। तो डी का तो 4 हो जाएगा, और डी का 4 हमें किस में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। लैंड अलॉटेड टू ईच पेरेंट्स विद द राइट टू सबलेट, मॉर्गेज, गिफ्ट और सेल। अभी हमने जस्ट देखा कि रैयतवाड़ी सेटलमेंट में एक्चुअली क्या होता था, रैयतवाड़ी सेटलमेंट में एक्चुअली होता क्या था कि जो लैंड्स के कल्टिवेटर्स होते थे, जो पीजेंट्स होते थे, वही ऑनर होते थे, मतलब रैयत ही ऑनर हुआ करते थे, उनको पूरा राइट दिया जाता था किस चीज़ का, सबलेट करने का, मॉर्गेज करने का, गिफ्ट करने का और सेल करने का, ठीक है। और वो तब तक बने रहते थे उसके ऑनर जब तक कि वो लैंड रेवेन्यू पे कर रहे हैं। तो ये भी हमको समझ में आ गया कि सी का 3rd हो जाएगा। लैंड अलॉटेड टू रेवेन्यू फार्मर्स और रेंट कलेक्टर, ये एक्चुअली जमींदारी सिस्टम का है, ये हमने देखा था। परमानेंट सेटलमेंट को जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता था। तो बी का हमारा बना लैंड अलॉटेड टू बिग फ्यूडल, और जो बड़े बड़े जमींदारों को लैंड को ये किया जाता था, अलॉट किया जाता था, उसको कहते थे जागीरदारी सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट, ठीक है। और यही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया गया है कि जब लैंड जो है बिग लैंडलॉर्ड्स को अलॉट किया जाता था तो उसको जागीरदारी कहते थे। जब लैंड अलॉट किया जाता था रेवेन्यू फार्मर्स को और रेंट कलेक्टर्स को, जो हमें देखने को मिलता है किसमें, परमानेंट सेटलमेंट में, उसको बोलते थे जमींदारी सिस्टम। जब पीजेंट्स को लैंड अलॉट किया जाता था, जिनको राइट होता था सबलेट, मॉर्गेज, ट्रांसफर करने का, उनको रैयतवाड़ी सिस्टम कहते थे। और महाल्स में क्या होता था, विलेज जो है वो डिवाइडेड होता था महाल्स में। 19th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 19th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो सिविल सर्विसेज के इवोल्यूशन से रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, ये हमें बताना है। द स्टील फ्रेम ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इट्स सिविल services. Lord Cornwallis was the real founder of the British civil services in the India. Indians were given equal opportunities in the civil services. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। 4th स्टेटमेंट आपको थोड़ा ज़्यादा रॉन्ग नहीं लग रहा है कि अगर इंडियंस को अलाउ होता इन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, तो 1885 में जब क्या होता है, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है, तो क्यों जो मॉडरेट्स होते हैं
वो क्यों डिमांड करते इंडियंस के इक्वल राइट्स के इन सिविल सर्विसेज? ऐसा नहीं था, वो इतने भी अच्छे नहीं, मतलब वो तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे कि वो इंडियंस को तो वो कुछ समझते ही नहीं थे। सूबेदार से ज़्यादा तो पोस्ट उनको मिलते ही नहीं थे, ठीक है। तो बिल्कुल उनको इक्वल राइट्स तो मिलता ही नहीं था। पहले तो एग्जाम भी होता था, कहाँ पर? लंदन में होता था, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को रियल फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहते हैं, बिल्कुल उनको फादर ऑफ द सिविल सर्विसेज भी कहते हैं। द स्टील फ्रेम ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सिविल सर्विसेज, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन थे? रियल फाउंडर थे सिविल सर्विसेज इंडिया के, और उनको कहा जाता है फादर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज जो है उसको स्टील फ्रेम ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। और इंडियंस को इक्वल अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल नहीं दिया जाता था। एग्जाम को कंडक्ट किया जाता था लंदन में, सिर्फ उनको एज लिमिट जो थी बिटवीन 18 से 23। हमने देखा था, देखेंगे अभी हम आगे में जाके कि लिटिन जो है वो एज को कम कर देता है, ठीक है, अराउंड 19 साल कर देता है। फिर इसका एज जो है बढ़ाया जाता है किसके द्वारा? रिपन के द्वारा। तो ऑब्वियसली कितना टफ कंपटीशन है, एग्जाम आपका लंदन में हो रहा है, तो ये सब इनक्वालिटी ही तो थी, कहाँ से वो बराबर की हैसियत देते थे। द सिलेबस वॉज मोल्डेड इन फेवर ऑफ ब्रिटिश रेसिडेंट विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर इंडियन टू सक्सीड। लेकिन बहुत सारे हमारे इंडियंस ने ऑब्वियसली बहुत कई बार पास किया था, जैसे सुभाष चंद्र बोस 4th रैंकर थे, बहुत बड़ी चीज़ थी। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। तो हमें स्टेटमेंट रिगार्डिंग देखना है सिविल सर्विसेज के ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। लॉर्ड कॉर्नवालिस सेपरेटेड द कॉमर्शियल रेवेन्यू ब्रांचेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। In 1857, system of open competition through examination was introduced। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उन्होंने क्या किया था, कॉमर्शियल और रेवेन्यू ब्रांच जो था एडमिनिस्ट्रेशन का उसको अलग कर दिया था, सेपरेट कर दिया था, बिल्कुल करेक्ट बात है। 1857 में और सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन थ्रू एग्जामिनेशन वाज इंट्रोड्यूस, बिल्कुल नहीं, 1853 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। वैसे अटेम्प्ट तो किया गया था 1833 में ही इंट्रोड्यूस करने की, लेकिन वो नहीं हो पाए। 1853 में फिर उसको इंट्रोड्यूस किया गया था ओपन कंपटीशन को। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, मतलब स्टेटमेंट सेकंड है, वो हमारा रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो चार्टर एक्ट जो रहता है 1853 उसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट हैड डिप्राइव्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टेड ऑफ द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन द पैट्रनेज। डिप्राइव कर देते हैं किसको? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ऑफ द पावर ऑफ द अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन द पैट्रनेज। पैट्रनेज के बेस पर जो इसके पहले क्या होता, अपॉइंटमेंट होता था, उससे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को क्या कर देता, डिप्राइव कर देता। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम वॉज स्टार्टेड इन कैलकाटा इन 1801। ईस्ट इंडिया कॉलेज वॉज सेट अप एट द हेलबरी इन इंग्लैंड। बोथ ऑफ दिस कॉलेजेस वर एस्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि फोर्ट विलियम जो कॉलेज था वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? कैलकाटा में ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1800 में स्टार्ट हुआ था, ना कि 1801 में स्टार्ट हुआ था। इसलिए जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है। और ये किसके द्वारा स्टार्ट होते थे? लॉर्ड विलियम मतलब वेलेस्ली के द्वारा स्टार्ट होता है। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ये स्टार्ट होता है। 1800 में कैलकाटा में स्टार्ट होता है। हाँ बिल्कुल, इसका जो मेन एम तो यही होता है, टू प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया, बिल्कुल करेक्ट। बट ईस्ट इंडियन कॉलेज वॉज सेट अप एट हेलबरी इन इंग्लैंड, ये भी करेक्ट है। सेकेंड थर्ड और जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट भी मतलब अगर हम यहाँ तक देखें तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इसका जो ईयर है वो रॉन्ग दे दिया है। 1800 में इसका स्टेब्लिशमेंट होता है। तो फोर्ट विलियम जो कॉलेज है वो फाउंड किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 10 जुलाई 1800 को, कहाँ पे? कैलकाटा में, जिसको कोलकाता भी बोलते हैं। और 1809 में ईस्ट इंडिया कॉलेज का स्टेब्लिशमेंट होता है कहाँ पे? हेलबरी इंग्लैंड में। और दोनों ही कॉलेज का मेन एम क्या था? प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द सिविल सर्वेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटिश टूक
द हेल्प ऑफ मुफ्तीज इन द अर्ली ईयर्स ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ देयर पावर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म्स मुफ्ती? तो मुफ्ती का हेल्प लेते थे ब्रिटिशर्स अर्ली ईयर्स में, और क्यों हेल्प लेते थे? कंसोलिडेशन ऑफ देयर पावर को कंसोलिडेट करने के लिए। तो मीनिंग क्या होता था एक्चुअली मुफ्ती का, ये हमें बताना। अ जूरिस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपाउंडिंग द लॉ, द लैंड रेवेन्यू ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग पिलग्रिमेज साइट्स ऑफ मुस्लिम्स अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ द मुफ्ती सही है। तो मुफ्ती एक्चुअली कौन होते थे? मुफ्ती एक्चुअली जूरिस्ट होते थे मुस्लिम कम्युनिटी के, और रिस्पॉन्सिबल होते थे किसके लिए? एक्सपाउंड करने के लिए लॉज को। यही हमारा करेक्ट जो है होगा आंसर होगा। और उनकी ड्यूटी क्या होती है? एक्सपाउंड करना लॉ को, वे टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द काजी। और जो लॉ किसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता था? काजी के द्वारा। और इनिशियली उनको अपॉइंट किया जाता था क्रिमिनल कोर्ट यानी फौजदारी अदालत में। 23rd नंबर क्वेश्चन से हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते। थैंक यू सो मच, बाय।